हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो टेंशन न को, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर को 5 मिनट में कवर करना है तो हमने उसका भी इंतजाम कर रखा है। ये दोनों वीडियो जाके देख लीजिए, आपका काम उसमें हो जाएगा। बट उससे पहले अपनी कुर्सी की पेटी टाइट कर लो, क्योंकि आज ये चैप्टर स्टार्टिंग से एंड तक पूरी तरीके से समाप्त होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले बालको आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये दो इकोनॉमिक्स की पुस्तक, इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, को आपने इतना प्यार दिया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे आप लोगों का शुक्रिया करूं। इतने सारे ऑर्डर्स की हमारा पहला लॉट बस आउट ऑफ स्टॉक होने ही जा रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अब तक नहीं ली है, बालको ये मैक्रो, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतने से के अंदर सब कुछ कवर करा दिया है, और आप ही के दोस्तों ने हमें कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग से नवाजा है। धन्यवाद उस सभी का। तो जाके ले लेना, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। चलिए, और क्यों मुझे बिजनेस स्टडीज की बुक के लिए आप लोग कह रहे हो? यार मैं पक्का नहीं हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं सोच रहा हूं इस बारे में, बट नॉट श्योर। अगर आती है तो आपको पता लग जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले इस शब्द का मतलब समझना कि यार ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। अब मैनेजमेंट नाम का चैप्टर अपन ने पिछली बार देख लिया, चैप्टर नंबर 1 कैसा है, क्यों है, किस लिए है। प्रिंसिपल मतलब सिंपल भाषा में बोले तो कुछ कानून, कुछ सच्चाई जो कि मैनेजमेंट की होती है। अब देखो, ये धंधा, बिजनेस, ये सब चीजें ना बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो मान लो 100 साल से चल रहा है, सो 100 साल से अब तक जिन जिन लोगों ने बिजनेस किया है उन्होंने कुछ सीखा होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कॉमन होंगी, जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखी होंगी। तो उन कॉमन चीजों को उठा करके आपके सामने थाली में परोस दिया गया, ताकि जब आप नया धंधा शुरू करने जा रहे हो तो आपको वो चीजें एक्सपीरियंस से नहीं, पहले से पढ़ के आ जाए। जैसे मान लीजिए एक प्रिंसिपल है हमारा, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। ये कहता है कि अगर आप बहुत सारे काम में फंस गए हो तो उस काम को छोटे 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 टुकड़ों में बांट दीजिए। हर छोटे टुकड़े को नाम दे दीजिए जॉब, और जो भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर जॉब को करने में सक्षम हो उसको वो काम करने का अलॉट कर दीजिए। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा, डुप्लीकेसी भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कॉमन सेंस की बात है, जब भी काम ज्यादा हो जाता है हम बांट देते हैं। पर ये आप बिजनेस में कैसे सीखोगे? ये 100 साल से लोग करते आ रहे हैं, लोगों ने देखा हाँ यार हर बार ऐसा ही हो रहा है, हर बार जब हम काम को बांट रहे हैं तो आसान होता जा रहा है, तो उन्होंने इसके नाम का एक प्रिंसिपल बना दिया, जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ। सच्चाई बताने वाले कुछ स्टेटमेंट हैं जो काम करते हैं एज अ गाइडलाइन। गाइडलाइन मतलब मदद करते हैं आपकी। आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं फंस जाओगे तो यार ये वाला प्रिंसिपल लगा देना, शायद आप पहले से बेहतर हो जाओ। तो ये आपकी मदद करने के लिए हेल्प बुक की तरह काम करते हैं। ठीक है, किस चीज में? मैनेजरियल डिसीजन लेने में। बिजनेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होगा तो आप इन प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप इन प्रिंसिपलों को अपने हिसाब से बांट सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि काम बांट दो, काम आसान हो जाएगा, प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। ये जो प्रिंसिपल है इसने बस इतना ही कहा कि ये नहीं बोलता कि काम को 10 टुकड़ों में बांट दो, 15 में बांट दो, 25 में बांट दो, नहीं बोलेगा। ये बोलेगा सिर्फ बांट दो। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस काम को कितना बांटना चाहते हैं। समझ में आ गया? तो व्हाट आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल? मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट यानी लाइन है, किस चीज की? फंडामेंटल ट्रुथ, सच्चाई बताने वाली लाइन है, जो आपको धंधा करने के लिए, मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए मदद करती है, आपके लिए एज अ गाइडलाइन काम करती है। अब बात करते हैं सर ये होते कैसे हैं, यानी इनका नेचर कैसा है, इसके फीचर। जैसे पेन है, इसके फीचर क्या है भैया? काला है, छोटा है, बिना इंक के काम करता है। उसी प्रकार से जो हम प्रिंसिपल्स अभी पढ़ेंगे उनके फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये बेसिक और जनरल गाइडलाइंस। ये वही चीजें हैं जो आप जानते हैं, ये वही चीजें हैं जो बिजनेस करते करते आप अपने आप भी पता लगा सकते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, बस ये आपको मदद करने के लिए पहले से बता दें। जैसे होता है ना, आगे संभल के जाना, इस रोड पे दलदल है। आप जाओगे, आपको पता अपने आप चल जाएगा, पर कोई पहले गया था तो उसने आपके लिए क्वेश्चन डाल दिया, उसने आपके लिए एक चेतावनी डाल दी कि भैया थोड़ा संभल के चलना। उसी प्रकार से मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी है। तो ये बेसिक और जनरल गाइडलाइंस है, आप कितना फॉलो करते हो, कैसे करते हो, ये आपके ऊपर है। ये मदद करता है मैनेजमेंट।
ये जितने भी है ना प्रिंसिपल्स, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क की मैंने बात करी, एक होता है टीम वर्क करो, बहुत बढ़िया काम होगा, स्पिरिट डी कॉप्स। हमें पता है टीम वर्क करने से काम अच्छा होता है, पर बिजनेस में इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, करोगे तो ही काम बनेगा। तो ये मैनेजमेंट करने में हमें बहुत ज्यादा मदद करती है। ये फ्लेक्सिबल होती है, जैसा मैंने भी आपको बताया कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम बांट दो, कितना बांटो, कितने लोगों में बांटो, ये आपकी जरूरत और आपकी समझ के हिसाब से। तो ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं। रिजिड का मतलब क्या होता है, ये कुछ शब्द है आपको याद रखने पड़ेंगे। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है जो पहले से फिक्स हो, जिसको अपन थोड़ा सा भी हिला नहीं सकते, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, दे फ्लेक्सिबल है, मतलब आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी जरूरत के हिसाब से लगा सकते हो। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये कैसे बने? ये ऐसे नहीं है कि कहीं लिखे हुए थे बरसों से, नहीं, 100 साल से लोग बिजनेस करते आ रहे हैं, वो देख रहे हैं और उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने प्रैक्टिस किया, एक्सपेरिमेंट किया, लगा के देखा, अच्छा काम आसान हो गया, इसने भी देखा, उसने भी देखा, उसने भी देखा, सबने देखा, तो ये एक प्रिंसिपल बन गया है। समझ गए? ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, बीमारी और उसका इलाज। कॉज यानी प्रॉब्लम क्या है, इफेक्ट मतलब रिजल्ट क्या आ सकता है। जैसे प्रॉब्लम है हमारे पास, सर हमारे पास बहुत सारा काम है, आपको प्रिंसिपल दे दिया डिवीजन ऑफ वर्क, इफेक्ट क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। अब देखो, कॉज इफेक्ट। कॉज क्या है? कॉज मतलब परेशानी, बहुत सारा काम, ये हमारा कॉज है। ये लगाया, इस परेशानी पे ये प्रिंसिपल लगाया, तो इफेक्ट क्या हो गया, काम आसान हो गया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्या? इजी है, कितना आसान है, ठीक है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट पे काम करते हैं, यानी आपको परेशानी है तो ये प्रिंसिपल लगाने से आप किस समाधान के पास पहुंच सकते हो, ये बताते हैं ये प्रिंसिपल, ठीक है। ये इंप्रोवाइजेशन के बिना काम नहीं करते, मतलब क्योंकि ये जनरल गाइडलाइंस है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बात बताई जाती है, समझ के चलना, कितना समझना ये आपकी जिम्मेदारी। तो ये आपकी जरूरत और आवश्यकता के हिसाब से लगते हैं, तो इसमें इंप्रोवाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर जगह लगते हैं, इसको आप चाहो तो परवेसिव का नाम भी दे सकते हो। मैंने आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखाए थे जो हर जगह इस्तेमाल में आ सकते हैं, जैसे कंटिन्यूअस हो गया, परवेसिव हो गया, ठीक है। तो ये सारे शब्द आप रखो अपनी जेब में, अपने तर्कश में कुछ तीर रख लो, ये बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तुम भारत में लगाओ ये प्रिंसिपल, काम आसान होगा, जर्मनी में लगाओ, चाइना में लगाओ, जापान में लगाओ, मलेशिया में लगाओ, कहीं लगाओ, काम आसान होगा। नेक्स्ट आता है जरूरत, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि ये जरूरी क्यों है। सोच के देखो कि आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहां पर कुछ भी नहीं लिखा, आगे क्या है, क्यों है, दलदल है, पानी है, रोड है, डामर वाली रोड है, सीमेंट वाली, कुछ भी नहीं लिखा, आप बस रास्ते पे जा रहे हो। ऐसा धंधा करने में आपको प्रॉब्लम होगी क्या? या फिर ऐसा धंधा करने में प्रॉब्लम होगी कि सर मुझे सब पता है, ये करूंगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, इसको सॉर्ट करने के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई, चलो आसान करने के लिए ये काम कर सकते हैं। दोनों में से कौन सा बिजनेस इजी है? दूसरा वाला। तो दूसरे वाले बिजनेस में आपके पास क्या है, कुछ बेसिक गाइडलाइंस है। उसी प्रकार से भाई इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस जब भी किसी चीज की पता करनी है तो ये देखना है कि वो नहीं होगा तो क्या परेशानी होगी, ठीक है। तो देखो, पहली चीज जो ये करते हैं, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपके पास गाइडलाइंस हैं, अगर आपके पास बोर्ड लगा हुआ है, परेशानी आने पे ये करना, तो क्या होगा, आपको मदद मिल जाएगी। आप जब भी किसी प्रॉब्लम फंसोगे आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, यहां से जाओ भाई, है ना, सामने बहुत भीड़ है, कहां से जाए, यहां से जाए, यहाँ प्रिंसिपल खड़ा है, अरे यार, प्रिंसिपल मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने में यानी संभालने में मदद करते हैं, सब चीजों को सॉर्ट करके रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, आप इन प्रिंसिपल्स को यूज करो। जैसे एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही जगह से ऑर्डर मिलना चाहिए, सब कुछ सॉर्ट कर दिया, 3 बॉस हो गए आपके, ये कह रहा है कॉस्ट कम करो, ये कह रहा है प्रॉफिट का बढ़ाओ, ये कह रहा है कुछ और करो, फंस जाओगे, अरे भाई इकलौती जान क्या क्या करेगा। तो प्रिंसिपल बोलता है एक आदमी के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, ये प्रिंसिपल है, ये आपको मदद कर रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, भाई ये प्रिंसिपल बने ही है कि ये नुकसान कम करें। क्यों बने ये? ताकि ये नुकसान कम कर दे। तो ये प्रिंसिपल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए काम करते हैं। चैप्टर नंबर 1 याद होगा, इसको भी मैंने बताया था कि किसी की भी इंपॉर्टेंस में आप ये लिख सकते हैं, देख लीजिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बेसिक मतलब होता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पर आप 12वीं के अंदर हो,
जितना बेहतर बिजनेस के अंदर एक्सप्रेस किया जाएगा उतने ही शानदार आपके नंबर आएंगे। एक्सप्रेशन इज एवरीथिंग इन बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो एक्सप्रेशन सुधारने के लिए बेटर की जगह ऑप्टिमम लिखना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। अब देखो अपन ने चैप्टर नंबर 1 में एक बात पढ़ी थी कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इज अ साइंस ऑल्सो। अब देखो यही आपके सवालों का जवाब यही है, कैसे बनाए जाते हैं, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से बनाए जाते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे साइंटिफिक डिसीजन। साइंस के डिसीजन ये तो होते हैं, बार बार अप्लाई करा सेम रिजल्ट आ रहा है, चलो भाई यही हो गया। तो ये सारे साइंटिफिक डिसीजन की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब भैया ये जो प्रिंसिपल बने हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए बने हैं, सोसाइटी की भी, और साथ साथ में ये मदद करते हैं आप लोगों की पर्सनल की भी। आपको याद दिलाता हूं, देखो ये कैसे लिखते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का काम है, प्रिंसिपल भी यही करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का काम है, प्रिंसिपल भी यही करते हैं। यानी हम जो कुछ भी इंपॉर्टेंस में लिख रहे हैं वो सब पीछे से ही चला आ रहा है, लिखने का तरीका अलग है। तो ये जितने भी प्रिंसिपल हैं ये सोसाइटी की तरफ आपकी जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद करते हैं, और साथ साथ आपका जो एम्प्लॉय है उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। एक हमारा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वो प्रिंसिपल कह रहा है वर्करों को खूब सारी ट्रेनिंग दो, खूब सारा सिखाओ इनको, ये सीखेंगे तो अच्छा काम करें। तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है जी, अब अपन ने इंपॉर्टेंस देख ली, फीचर देख लिए, पर अब तक ये नहीं देखा कि भैया ये प्रिंसिपल है कौन कौन से। प्रिंसिपल तो देखा ही नहीं अपन ने कौन से। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन प्रिंसिपल की। सबसे पहले बात करते हैं फेयोल बाबा की। हेनरी फेयोल जो फ्रांस में पैदा हुए 1841 में, इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट कहा जाता है, पिताजी कहा जाता है मैनेजमेंट स्टडीज और सोच विचार का, यानी कि थॉट्स का। इन्होंने इन टोटल 14 कितने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है, जो कि आपको पढ़ने हैं। कितने दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। एक डिस्क्लेमर मैं देता हूं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बेटा ये 14 के 14 प्रिंसिपल आपको सीक्वेंस के अंदर याद नहीं रखने हैं, बिल्कुल याद नहीं रखने सीक्वेंस के अंदर। मैं तो बोलता हूं ये याद भी नहीं रखने। सर फिर क्वेश्चन कैसा, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा वो समझना। ये जितना भी प्रिंसिपल्स है ना, वो एक ऐसा पैराग्राफ आएगा आपके पास, केस स्टडी। आपको बस ये पता करना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है या कौन सा प्रिंसिपल नहीं लग रहा है। इसलिए आपको प्रिंसिपल्स याद नहीं रखने, बस उसका मकसद याद रखना है। जैसे अभी अपन ने प्रिंसिपल बेसिक देखा, डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम बांट दो काम आसान हो जाएगा। आपको याद नहीं रखना है डिवीजन ऑफ वर्क में ये होता है, ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं रखनी। आपको बस ये याद रखना है कि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लिखा है काम बहुत सारा है, काम संभल नहीं रहा है, कौन सा प्रिंसिपल लगाए, तो आपको पता होना चाहिए अरे डिवीजन ऑफ वर्क लगा दे, देख काम कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको परेशानी दी जाएगी और आपको एक प्रिंसिपल लगा के उस परेशानी का सॉल्यूशन बताना है। बस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ना तो प्रिंसिपल सीक्वेंस में याद रखने हैं, ना ही इनके एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा दिमाग लगाना है। आपको बस इनको समझना है कि कौन सा प्रिंसिपल कैसे काम करता है और कैसे परेशानी को सॉर्ट करता है। ठीक है, तो 14 प्रिंसिपल है। पहले प्रिंसिपल से शुरुआत करते हैं, सबसे आसान प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसको समझने के लिए ऐसा देख लो, बहुत सारा काम है ये गलत है, सही करने के लिए ये लो, ये सही है। बहुत सारा काम अगर आप फंस गए हो तो क्या करो, छोटे छोटे काम बांट दो और हर व्यक्ति को उसकी जरूरत और इंपॉर्टेंस के हिसाब से काम दे दो। अगर वो व्यक्ति उस काम को करने में सक्षम है तो बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट कीजिए, एग्जांपल लेता हूं कि हमारी ये पुस्तक जब लॉन्च हुई तो आप लोगों ने पहले ही दिन में बहुत सारे ऑर्डर दे दिए, हम फंस गए और कैसे कैसे फुलफिल करें। तो क्या करा हमने कहा रुक जाओ, एक ऑर्डर निकालेगा, दूसरा पैकिंग करेगा, तीसरा कुरियर पे जाएगा, चौथा चेकअप करेगा और पांचवा ट्रैकिंग डिटेल भेजेगा। सबको काम बांट दिया। अब क्या हो रहा है, काम आसान हो रहा है। समझ में आ गया। ये प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हो क्या फायदा होगा, ये फायदे नुकसान कहीं बढ़ने के नहीं है, ये ऐसी एक्सप्लेनेशन में लगा रखे। आपको भी पता है काम बांट दोगे काम आसान हो जाएगा, क्या फायदा, काम हो गया साहब, समय कम खराब हुआ साहब, और रिसोर्सेज कम यूटिलाइज, ओ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए, वेस्टेज बिल्कुल कम हो गए। लिख सकते हो सारे प्रिंसिपलों में, ये लिख सकते हो।
अच्छा चलो क्वेश्चन आ गया, अगर ये प्रिंसिपल नहीं लगेगा तो क्या होगा? अरे काम नहीं होगा, वेस्टेज हो जाएगी, टाइम खराब होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, खत्म। तो प्रिंसिपल्स होने से फायदे क्या है या नहीं होने से नुकसान क्या है, कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता, अपने आप प्रिंसिपल का मतलब समझ जाओगे, होने या नहीं होने की इंपॉर्टेंस अपने आप समझ जाओ। बच्चे लगे पड़े 14 प्रिंसिपल इसके हैं, 4 उसके हैं, फिर 8 टेक्निक है, सब याद कैसे रखे, कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका उसमें लिख रहे हैं, लिखोगे। आपको प्रिंसिपल समझना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है, ये समझ लो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस बात सारथी वाले जानते हैं हमारे, हमने सारथी में एक बात बोली है, चैप्टर नंबर 2 इज 70% एंड 30%। 70% कॉन्सेप्ट, सारथी वाले लाइक टॉकिंग है, एंड 30% राइटिंग। सारे चैप्टर उल्टे होते हैं, 30% कॉन्सेप्ट 70% राइटिंग पे काम करते हैं। ये इकलौता ऐसा चैप्टर जिसमें 70% सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है। कॉन्सेप्ट आता है, आप 30% राइटिंग अपने आप लिख दोगे, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना आसान प्रिंसिपल। अथॉरिटी, पावर किस चीज की? टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदी में बोले तो जिम्मेदारी। एक चीज बताओ, अगर आपके पास 10 रुपए है और माताजी ने आपको बोला जा 20 रुपए का सामान लिया, क्या आप ला पाओगे? नहीं सच्ची बताओ, ला पाओगे? आपकी जेब में 10 रुपए, 20 रुपए का सामान लाने को बोल दिया, क्या होगा? आप नहीं ला पाओगे। वो जो 10 रुपए आपकी जेब में है वो है आपकी पावर, और जो माताजी ने आपको काम दिया है वो है आपकी जिम्मेदारी। तो अगर अथॉरिटी कम हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो काम कभी होगा ही नहीं। फेयोल ने बोला देख भाई साहब, अगर अथॉरिटी कम हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो काम नहीं हो सकता। करेगा कैसे? उसके पास पैसे नहीं, जेब में ताकत ही नहीं उसके पास। चलो उल्टा लेते हैं, माता जी ने आपको दिए 10 रुपए, बोले एक काम कर 2 रुपए का सामान लिया, अब क्या होगा? लालच आएगा, क्या बोलोगे? सब 2 रुपए का, तो अरे ये टॉफी दिख रही 2 रुपए की, 3 रुपए वाली ले लूं क्या, पैसे तो बच ही रहे, पटा लेंगे मम्मी को, क्या हुआ? अगर उल्टा होता है, अथॉरिटी आपके पास ज्यादा हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास कम हो गई, तो आप उसका मिसयूज करने लग जाओगे, है ना? ज्यादा पैसे पड़े तो मिसयूज होगा। तो फेयोल ने बोला अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से चलाना है, बढ़िया तरीके से ऑपरेट करना है, तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। जितनी ताकत है उतनी ही जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, तभी काम होगा। ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी मिल गई तो काम होगा ही नहीं, और ताकत से कम जिम्मेदारी मिली तो उसका मिसयूज हो जाएगा। तो इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी मैच्ड। इजी हो गया, दूसरा प्रिंसिपल समझ गए। चलिए प्रिंसिपल नंबर 3, डिसिप्लिन। भाई साहब डिसिप्लिन तो हम सब जानते हैं, पर फेयोल ने बोला देखो डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉलो करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फेयोल ने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, पर डिसिप्लिन भी सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन तक नहीं रहेगा। डिसिप्लिन का मतलब कमिटमेंट होगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा? कमिटमेंट, कि इंप्लॉइज जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान के चले। क्या अपना? हमारे जो इंप्लॉइज हम उनको क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? बोले सर हमारी है। ये कंपनी किसकी? हमारी है। तब काम बनेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयोल बाबा का कहना है कि भैया कमिटमेंट होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी फॉलोड, एंड अलोंग विथ देयर शुड बी कमिटमेंट इन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। दोनों का आपस में कमिटमेंट होना चाहिए, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटेड होने चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। अगर नहीं सोच रहे ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप जाओ, आप कितनी मेहनत कर लो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी, वन, कमांड, ऑर्डर, मालिक। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब फेयोल कहता है देखो समझो इस बात को, मान लो आप क्लास से निकले, क्लास में आपके टीचर बैठे थे, उन्होंने कहा स्टाफ रूम से चॉक लेके जा। आप स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे, बोले जल्दी है ना 2 मिनट में वरना पीटूंगा। आप जा रहे थे, रास्ते में क्या मिला? एक मैडम मिल गई, मैडम बोली सुन इधर उधर दूसरी क्लास में जा और एक डस्टर लेकर आ। अब दोनों यूं है, स्टाफ रूम इधर है, दूसरी क्लास यूं है, दोनों के बीच में 5 मिनट की दूरी। अब क्या होगा? आप एटलीस्ट किसी एक आदमी से तो जूते खाओगे, है ना? एटलीस्ट किसी एक आदमी से जूते खाओगे। छोटी सी प्रॉब्लम है, 2 लोगों ने आपको ऑर्डर दे दिया एक ही टाइम पे, और वो भी अलग अलग है, क्या होगा? आप किसी का भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। सेम बात फेयोल ने बोली कि बोले अगर ऑर्गेनाइजेशन को संभालना है तो देयर शुड बी वन बॉस, एक मालिक होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए।
मतलब जैसे 4 लोग हैं, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो मैं किसी एक ही व्यक्ति से ऑर्डर सुनूंगा। जब तक वो ऑर्डर नहीं देता, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कोई किसी को भी ऑर्डर दे रहा है, मुझे को मतलब वो मेरे को तो वही बंदा ऑर्डर देगा, तभी मानूंगा। एक से ज्यादा बॉस नहीं होनी चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। क्लियर हो गया? सिंपल। इसका मतलब ये नहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस है। इसका मतलब है कि एक बंदे के लिए एक बॉस होना चाहिए। 4 बंदे हैं, इनका एक बॉस हो सकता है, पर किसी एक बंदे के 4 बॉस नहीं हो सकते। समझ में आ गया? जैसे मान लो वर्कर है, तो वर्कर को लोअर लेवल मैनेजर की ही बात सुननी है। ये वो व्यक्ति खड़ा है, राम, उसी की सुननी है और किसी की भी नहीं सुननी। मालिक भी कुछ बोल दे, नहीं सुनेंगे, इसी व्यक्ति की सुनेंगे। ठीक है? तो एक ही बॉस होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी, वरना ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगी। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वही मतलब है, यूनिटी मतलब वन, डायरेक्शन मतलब रास्ता। फेयल बाबा कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छी चलेगी जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन एक हो। हम एक ही तरफ जा रहे हैं, हम किस गली नहीं, हम इसी गली जा रहे हैं, अपना यही ठिकाना है। ठीक है? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब देयर शुड बी वन डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे की पूरी जो मेरी यूनिट है, वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रही हो। सोचो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोग हैं मान लो। एक कह रहा है साहब प्रॉफिट बढ़ाऊंगा, दूसरा कह रहा है कस्टमर सर्विस बढ़ाऊंगा, तीसरा कह रहा है क्वालिटी बढ़ाऊंगा। क्या होगा? सब तितर-बितर हो जाएंगे। सब बोले नहीं, साथ में मिलके अपन प्रॉफिट बढ़ाने पे काम करें, तो काम अच्छा होगा। तो एक डायरेक्शन, एक बॉस तो होना चाहिए और साथ-साथ में एक ही डायरेक्शन के ऊपर काम होना चाहिए। सोचो, मैंने आज जाके बोला चलो एक काम करो, प्रॉफिट बढ़ाओ, उन्होंने खर्चा कम करा। कल मैंने बोला अरे खर्चा कम नहीं करना है, कस्टमर के लिए फायदा देखो और बढ़िया सामान लगाओ। वो बोले सर कल आपने प्रॉफिट बढ़ाने की बात करी, सामान लगाएंगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो मेरे को नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। कैसे काम होगा? कभी नहीं होगा। काम कब होगा? जब एक ही डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहे हो। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट। मैं मिटा रहा हूं सब। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट मतलब समझो, सबऑर्डिनेशन मतलब मिल जाना। क्या मिल जाना? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मेरा फायदा, मेरा फायदा, कंपनी का फायदा। ये कहता है ये प्रिंसिपल कि भाई आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपका एम्प्लॉय सोचे कि वो खुद का फायदा कर रहा है, पर एट द एंड वो कंपनी का फायदा कर रहा है। जैसे आपने बोल दिया कि भैया आज जो व्यक्ति 2 घंटे ज्यादा काम करेगा उसको 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब जितने भी एम्प्लॉय को क्या लग रहा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा करके हमें मान लो उसकी 15,000 रुपए तनख्वाह है, एक दिन की काम की तनख्वाह और मिल रही है। एम्प्लॉय क्या बोलेगा, मेरा फायदा हो रहा है चलो। पर बैकहेड पे मुझे पता है कि आज 2 घंटे काम कराने से मुझे लाखों का फायदा होगा। हो गया? कंपनी के फायदे के अंदर ही एम्प्लॉय का फायदा होना चाहिए। फेयोल कहता है अगर ये दोनों अलग अलग चले गए ना, एम्प्लॉय का फायदा है 500 रुपए मिल रहा है, काम नहीं करना, कंपनी बोल रही काम करना, दोनों अलग अलग गए तो कंपनी बंद है। दोनों को एक साथ रखो, एम्प्लॉइज के फायदे में ही कंपनी का फायदा करो। इसलिए आपने देखा होगा प्राइवेट वाली और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सब में इंसेंटिव्स होते हैं। इतना काम से ज्यादा काम करोगे फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको पता है ज्यादा काम करने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे अपना फायदा कमाने के लिए, और उससे कंपनी को भी फायदा होगा। तो इंसेंटिव यही की जननी है, इसी व्यक्ति ने इंसेंटिव बनाया दुनिया में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। बहुत आसान प्रिंसिपल। फेयोल बाबा कहते हैं देखो, 100 बात की एक बात है, कोई भी बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है तो वो सिर्फ एक चीज के लिए जा रहा है, अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी। सीखना वीखना सब बाद में होगा, पहले सैलरी आती है। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज की सैलरी बहुत अच्छी रखो, अच्छी सैलरी दोगे, एम्प्लॉय खुश रहेगा, वो आपको छोड़ के जाने की नहीं सोचेगा। पर अगर आप उसको सैलरी कम दे रहे हो, तो आज नहीं तो कल वो आपको छोड़ के जाने की 110% सोचेगा, बोलेगा अरे छोड़ना, इससे बेहतर सैलरी तो मुझे कहीं और मिल रही है। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? तो फेयोल ने कहा गुड सैलरी एम्प्लॉय यही है, बेड सैलरी एम्प्लॉय गॉन। ठीक है? समझ में आ गया? चलो अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल समझो पहले। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सिंपल भाषा में समझो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हर एक डिसीजन मैं ही लूंगा। अगर मैं कंपनी का मालिक हूं, सारे डिसीजन मेरे हैं,
कौन सी पॉलिसी लगानी है, कितने पैसे लगाने, क्या कॉस्टिंग होगी, क्या प्रॉफिट होगा, क्या प्राइस होगा, चाय कितने की आएगी, कॉफी कितने की आएगी, रिफ्रेशमेंट में कितना देना है, छुट्टी कितने बजे करनी है, ये सब कुछ मैं ही करूंगा। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अपने अपने हिसाब से कर लो, भाई छुट्टी का काम या चाय कितने की आएगी ये मैं क्यों संभालू, तू ही संभाल, तू कौन है भाई, लोअर लेवल मैनेजर है या वर्कर है, तू ही संभाल। अब फेयोल ने बोला कि देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन टॉप लेवल वाला बंदा लेगा तो ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद है। वो डिसीजन लेते ही मर जाएगा, चाय के बिल ही नापता रह जाएगा, वो कब काम करेगा। और अगर सारे डिसीजन सब लेंगे, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, सबके पास ताकत है, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो भी मरना है। पता चला कि क्या कहते हैं फंडिंग कहां से उठानी है, इसका डिसीजन मिडिल लेवल का आदमी ले रहा है, हाँ मैं मर जाऊंगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूं, मेरे को क्या जिम्मेदारी। तो फेयोल ने बोला भैया कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करोगे तो भी मर जाओगे, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो भी मर जाओगे। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चलानी है तो देयर शुड बी अ मैच ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं ना, इंपॉर्टेंट फाइनेंस रिलेटेड, इंपॉर्टेंट फाइनेंस प्लानिंग मनी, इन सब के वो टॉप लेवल पे रहने दो, उसमें सेंट्रलाइजेशन आन दो, वो वही संभालेंगे। जैसे हमारी किताब का प्राइस कितना होना है, फाइनल पेपर कौन सा लगेगा, कवर कैसा, ये मैं ही डिसाइड करूं, कोई और नहीं करे। सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, आज पार्सल कौन देके आएगा, कुरियर कौन कराएगा, कुरियर की स्लिप कौन लगाएगा, ये कौन है, तुम कर लो यार अपने हिसाब से। तो यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। तो फेयोल ने बोला कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और बाकी जनरल इश्यूज में डिसेंट्रलाइजेशन रखो, सबको थोड़ी थोड़ी ताकत दो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। नेता बनने की कोशिश करो, ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर है। नाइन्थ प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट, स्केलर चेन। देख भाई बहुत इजी है ये, मिटाऊं उसको, देख लो 1 2 3 स्क्रीनशॉट टेकन, डन। देखो ये अपन एक छतरी बनाते हैं, ज्यादा छतरी हो गई, हट भाई, एक और बनाते हैं। देखिए वर्कर, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा वर्कर है, ये लोअर लेवल है, ये मिडिल लेवल है, और ये टॉप लेवल है। ये पहला डिपार्टमेंट, ये दूसरा डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। फेयोल ने क्या बोला कि आप जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो करोगे तो वो इंफॉर्मेशन हमेशा स्केलर चेन से होती हुई जानी चाहिए। स्केलर चेन का मतलब ये चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें सबसे ऊपर मालिक बैठा है, उसके नीचे उससे कम मालिक, उससे नीचे उससे कम, उससे नीचे उससे कम, और उसके नीचे और होंगे तो और कम। ये अथॉरिटी ताकत की लाइन है। फेयोल ने कहा चाहे कोई भी बात हो, वो अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो भी इसी फ्लो में जानी चाहिए, नीचे से ऊपर जा रही है तो भी इसी फ्लो में जानी चाहिए। यानी अगर वर्कर को, जैसे मान लो जियो है, तो वर्कर को अगर अंबानी जी तक कोई बात पहुंचानी है तो ऐसा नहीं कि वो सुबह उठेगा और अंबानी जी के पास पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच सकता। दुनिया की कोई सी ताकत लगा लो वो नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा वर्कर अपने लोअर लेवल को बताएगा, वो बात सुनेगा, समझेगा, उसको जितना जरूरी लगेगा अगर वो अपने लेवल पे कर सकता है तो वो वहीं खत्म कर देगा बात। पर अगर वो नहीं कर सकता तो वो लोअर लेवल, मिडिल लेवल को बताएगा। मिडिल लेवल अपने लेवल पे कोई खेल कौन संभाल रहा है देख लेना। हाँ, तो मिडिल लेवल अपने लेवल पे कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो वो यहां से टॉप लेवल पे बात पहुंचाएगा। फेयोल बाबा का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंफॉर्मेशन ऐसे ही जानी चाहिए। टॉप से भी कोई बात अगर नीचे आनी है तो मिडिल पे आएगी, फिर लोअर पे आएगी, फिर वर्कर पे आएगी। ऐसा क्यों है सर? ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले हर एक काम के बारे में, उस काम से रिलेटेड हर एक व्यक्ति को पूरी जानकारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वर्कर ने बोला मैं तो मालिक से बात कर आया, मैनेजर बोल रहा अबे कौन सी बात, बोले मैं कर आया, अबे कौन सी बात, उसको पता ही नहीं है तो कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो फेयोल ने क्या बोला, ऐसा ही जाना चाहिए। अगर इस व्यक्ति को यहां पर कोई बात पहुंचानी है तो भी ऐसे ही जा, पहले यहां तक आ, फिर नीचे आ। इससे क्या होता है, वो बात कितनी जरूरी है, हो सकता है वर्कर लेवल पे वो बात बहुत जरूरी हो, पर टॉप लेवल बोलेगा भाई हट, मैं ऐसे कोई काम है क्या, यही करता रहूं मैं, चल बोले सर उसने मेरे को चिल्ला दिया। ये बातें टॉप लेवल सुन के क्या करेगा। तो फेयोल ने क्या बोला, ऐसे ही जाना चाहिए हमेशा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन का प्रिंसिपल। अब सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लो आग लग गई, मान लो प्रोडक्शन में चेंज करना है इंस्टेंटली, प्रोडक्शन रुकवाना है, कुछ भी हो जाए फटाफट रुकवाना है भाग भाग के, अब क्या करोगे। क्या वर्कर पहले लोअर लेवल को, लोअर मिडिल लेवल को, मिडिल टॉप लेवल को, फिर टॉप मिडिल लेवल को, फिर लोअर, ऐसे जाओगे तो मर जाएंगे।
तो फेयोल ने बोला इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी है तो ये सेम लेवल पे दो अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग आपस में बात कर सकते हैं। ये मान लो तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट है, ये मान लो तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो फेयोल ने बोला जरूरत पड़ने पर सेम लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर सकता है, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी सेम लेवल पे दो व्यक्ति बात कर सकते हैं। ये फॉर्मल बातों का है। इनफॉर्मल यारी दोस्ती तो तुम कितनी भी कर लो, यहाँ हो सकता है ये वर्कर जो है अंबानी जी का पड़ोसी हो, अरे और बताओ अंबानी, हो सकता है। पर फॉर्मल जितनी भी बातें होंगी, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी बातें होंगी, वो सब इसी फ्लो से चल रही होंगी। समझ में आ गया क्या? चलिए अगला, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ये ऑर्डर ऑर्डर नहीं है, आपके स्कूल का एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपका स्कूल है, आपको प्रिंसिपल सर को ढूंढना है, कहां जाओगे? प्रिंसिपल रूम में। स्पोर्ट्स का कोई मटेरियल लेना है, कहां जाओगे? स्पोर्ट्स रूम में। म्यूजिक से रिलेटेड कोई काम चाहिए, म्यूजिक रूम में। क्लास 12th कॉमर्स का एक बच्चा चाहिए, क्लास 12th कॉमर्स की क्लास में। यही है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आदमी और वस्तु की एक जगह फिक्स होनी चाहिए कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कहां है और कहां पाया जाएगा। इससे उस व्यक्ति को ढूंढने में समय खराब नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में दो ही चीज जरूरी है, समय और कैसा। कैसा नहीं, पैसा। समय और पैसा। तो फेयोल ने क्या बोला? हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक व्यक्ति की एक जगह फिक्स होनी चाहिए कि ये व्यक्ति यही मिलेगा। ठीक है, इससे उसको ढूंढने का समय कम हो जाए। जैसे मशीन में कोई नुकसान खराबी आ गई तो हमें पता है टूल्स का रूम कहाँ है, वहां जाके ढूंढेंगे, मिल जाएगा। अपने घर में देख लो, मम्मी बता देती है चीनी का है, नमक का है, पहले से यूं आंख बंद करके बता सकती है। अपन नहीं बता सकते, उन्होंने ऑर्डरली अरेंजमेंट किया हुआ हर चीज का। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये तो हर जगह ही है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट। अब देखो आप बड़े हो गए हो, है ना, आप 12वीं में आ गए हो, तो महिला पुरुष इसकी इक्विटी से भी अपन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये तो है ही, इससे ऊपर है वर्कर्स और मैनेजर में भी इक्विटी या इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजर वर्कर को बोले भाग यहाँ से, या वर्कर मैनेजर के आगे हाथ जोड़ के रखे। ठीक है, वो मैनेजर है, वो वर्कर है, वो ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट है, पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो फेयोल ने बोला इक्वल जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके लिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजर है तो वर्कर को कैसे भी लताड़ सकता है, नहीं, उसका भी एक तरीका, एक लहजा, एक लिमिट होती है, तो वर्कर को उसी तरीके से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो फेयोल बाबा का कहना है सही ट्रीटमेंट होना चाहिए हर एक व्यक्ति के साथ, आदमी हो, औरत हो, वर्कर हो, मैनेजर हो, सबके साथ समझदारी वाला ट्रीटमेंट आप करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है वर्कर मेरा खास है तो मैंने इसको फेवरेबल कर दिया और दूसरे को बोला भाग यहां से, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी मतलब समझो, स्टेबिलिटी, स्टेबल, रुक जाओ, टेन्योर नौकरी करने का समय, पर्सोनल सिंपल। आपने देखा हम केवी में है ना, तो थे हम केवी में, तब हमारे ट्रांसफर्स काफी होते थे। कभी केवी पूरे भारत में केवी फैला हुआ है, तो भाई कहाँ गुवाहाटी से एक बच्चे का ट्रांसफर होके यहाँ आ गया, जयपुर से आ गया, आगरा से, मतलब कहीं से भी ट्रांसफर आता था उसके पिताजी की पोस्टिंग के हिसाब से। तो जब भी कोई नया बच्चा स्कूल में आता है ना, तो वो शुरू के 15 दिन तो यूं बैठता है चुपचाप, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे ये ऐसे हैं, वो ऐसे करता है। पर 15 दिन बाद वो भी चला रहा, और बता यार तो सब बढ़िया। क्या हुआ? यही प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को किसी जॉब पे रखो, उसको समय दो एडजस्ट होने का, स्टेबिलिटी दो उसको, एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दो। अरे तू यही है, तू कहीं नहीं जा रहा 2 साल तक, आपने उसको जॉब सिक्योरिटी दी, तो वो धीरे धीरे पहले उस जॉब पे एडजस्ट होगा, और एडजस्ट हो जाएगा एक बार महीने 2 महीने में, उसके बाद काम करना शुरू करेगा। आप सोचो कि ये कल आया है और आज से रिजल्ट दे दे, तो नहीं होगा। तो फेयोल ने क्या बोला? देयर शुड बी अ टाइम फ्रेम जहां उस बंदे को आप जॉब सिक्योरिटी दोगे और वहां संभल के रहने का, संभलने का, चीजों को एक्सेप्ट करने का समय दिया जाए। थोड़ा सा समय दो, वो बहुत बढ़िया करेगा। देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। तुमने आज रखा, अरे नहीं ढंग से नहीं करा था, दूसरी जगह रख, अरे नहीं ऐसे नहीं करा, तीसरी जगह रख, वो कहीं भी नहीं कर सकता। आप लाए हो, पहले उसको 2-4 दिन समझने दो, 4-5 दिन देखने दो, 5-7 दिन करने की कोशिश करने दो, 15-20 दिन, महीना 2 महीना लगान दो। 2 महीने बाद देखो वो कितना बढ़िया आउटपुट देगा, जब वो इन सब चीजों को समझ जाएगा। मैंने कहा ना ये सब बेसिक है,
सब कुछ बेसिक है, बट ये आपको गाइडेंस देते हैं। आप फंस गए यार, एक बंदा यार कल आया नौकरी पे यार, काम नहीं कर रहा, फिर आपके सामने प्रिंसिपल आया, थोड़ा समय रोक के रख, तो आपको मदद मिली, अच्छा हाँ ऐसा होता ही है यार। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, सेल्फ एफर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आजकल काफी चलता है। आपने देखा होगा एक सजेशन बॉक्स लगा रहता है हर जगह। एक तो होता है जनरल लोगों के लिए, जैसे आप हॉस्पिटल में जाओ सजेशन बॉक्स होता है, एक ऐसा ही सजेशन बॉक्स होता है वहां पर जहां पर एम्प्लॉइज बैठते हैं, यानी एम्प्लॉइज सबसे मेन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चलता है। जैसे वर्कर जो होता है ना, वो ही बता सकता है प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि टेक्निकलिटी तो उसी को पता है, ये मोटा होगा, ये पतला होगा, ये ऐसा होगा, उसको ये पता है सब चीज। तो फेयोल ने बोला आप एक इनिशिएटिव रख सकते हो या फिर एक इंसेंटिव प्रोग्राम रख सकते हो, जिसमें हर एक बंदा अपने आइडियाज और सजेशन दे क्या करना है इसको लेकर। और अगर आपको किसी का आइडिया, किसी का सजेशन पसंद आता है, तो आप उसको रिवॉर्ड दे दो, छोटा मोटा तालियां ही बजवा दो, बहुत है। ठीक है, तो फेयोल ने बोला अगर आपके वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए अपना इनिशिएटिव, अपना इनपुट देंगे ना, सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। आप सोचो कि नहीं मालिक जो बोलेगा साहब वही होगा, तो मामला ठुस होगा। ठीक है, क्योंकि मालिक छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ पाता, बिहेवियर को नहीं पकड़ पाता, जबकि वर्कर पकड़ लेता है या लोअर लेवल पकड़ लेता है। तो फेयोल ने बोला इनिशिएटिव रखिए, सेल्फ एफर्ट डालने दो लोगों को, अगर आपको किसी का सेल्फ एफर्ट अच्छा लगता है, जिसको आप अप्लाई कर रहे हो, उसको आप थोड़ा सा गिफ्ट दे दो, तालियां बजवा दो, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चलेगी। चौथा और अंतिम 14th एंड द लास्ट प्रिंसिपल, मैं मिटा रहा हूं उसको, स्पिरिट डी कॉप्स, सिंपल है, रिप्लेस आई विथ वी, बस, आई है ही नहीं, वी है, मैं हूं ही नहीं, हम हैं। क्या बोला? मैं हूं ही नहीं, हम हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा हम वर्ड यूज होना चाहिए। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया, मैं नहीं, हम लोगों ने ऐसा कर दिया, हम सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इस प्रिंसिपल का कहना है टीम वर्क, टीम स्पिरिट, ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, कोई भी एक कुछ नहीं कर सकता। आज विराट कोहली कितना भी बेहतर खेल ले, पर वो सिर्फ बैटिंग ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। एक ऑलराउंडर कितना भी बड़ा खेल ले, पर वो बॉलिंग करा के भाग के फील्डिंग नहीं कर सकता। टीम होगी तभी जीतेंगे। भले टीम में 10 में से 11 में से 6 खिलाड़ी फालतू हो, पर उनका होना जरूरी है। समझ में आ गया? तो फेयोल का 14 प्रिंसिपल क्या है? स्पिरिट डी कॉप्स, यानी रिप्लेस आई विथ वी, टीम स्पिरिट इज द किंग। विदाउट टीम नहीं चलेगी ऑर्गेनाइजेशन, टीम होगी तो जीत जाएंगे, मुश्किलों से भी लड़ जाएंगे। इकलौता व्यक्ति नहीं कर सकता, भले वो कितना भी समझदार। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, ये तो थे फेयोल बाबा, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए और इनके प्रिंसिपल सारे मैनेजमेंट ओरिएंटेड थे। अब इनकी बात दिल पे लगाई एक और व्यक्ति ने, जिनका नाम था FW टेलर। और ये जो थे ना, ये 1856 में यूएस में हुए थे और इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझो। एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन ले रहे हो, इसमें साइंस लगाओ। साइंस क्या होती है? प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट, करके देखो, सही है तो यूज करो, ये होती है साइंस। क्या बोला? करके देखो, सही है तो यूज करो, ये है साइंस। तो इनका क्या कहना है, ये जो है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले व्यक्ति, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन हो, हवा में कुछ नहीं होगा, हर एक डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि यार किताबें 20 रुपए महंगी कर देते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लॉजिक बताओ क्या है, नंबर बताओ, ये 20 रुपए महंगा करने से रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे सेल्स में कितना डिफरेंस, मेरे को पूरा चार्ट बना के बताओ, और इस चार्ट में अगर फायदा है तो ही मैं बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा। हर एक डिसीजन के पीछे लॉजिक होना चाहिए। समझ में आया? तो हमारे जो FW टेलर हैं, इन्होंने बोला कि हम मैनेजमेंट में साइंस को इंप्लीमेंट करेंगे, बिना साइंस के मैनेजमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब नोइंग एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, पता हो आपको कि मैं क्या चाह रहा हूं, ठीक है, फॉर आर एम्प्लॉइज, और ये देखना कि देखो मैंने जो चाहा था वो हो रहा है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब फेयोल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे कि भाई बोले बच्चे पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, तो मैं 14 नहीं देता हूं, मैं 4 देता हूं।
कितने? मात्र 4 प्रिंसिपल इन्होंने दिए और वो चारों प्रिंसिपल इतने बेसिक हैं कि आपको उनको याद करने की तो छोड़ो, समझने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कौन-कौन से? पहले साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब लॉजिक, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मेरी इच्छा। तो हमारे टेलर बाबा ने क्या बोला कि सारे डिसीजन जो लिए जाएंगे वो साइंस पे होंगे, रूल ऑफ थंब पे नहीं होंगे। यानी एवरी डिसीजन मस्ट हैव सम लॉजिक बिहाइंड इट, नॉट जस्ट बिकॉज कि मैनेजमेंट चाहता है। तू क्या कह रहा है? चल जाइए भाई। ओके। हाँ, तो क्या बोला कि जितने भी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में ले जाएंगे वो सारे साइंटिफिक होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। इसलिए नहीं लो आप डिसीजन कि भाई टॉप लेवल मालिक ने बोला है, मालिक ने बोला ऐसा कर दे, नहीं करना। मालिक के बोलने से क्या होता है? लॉजिक्स बताओ उसके पीछे। अगर मालिक की बात लॉजिकल है तो ही होगी, लॉजिकल नहीं है तो नहीं होगी, भाग जाने से, चल, नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गया? ये पहला प्रिंसिपल। मुश्किल था, अरे बहुत बच्चों वाली बातें करते हैं ये लोग, प्रिंसिपल बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी शब्द पकड़ो। हारमोनी, हारमोनी मतलब जिससे किसी को कोई हार्म को नहीं, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। हारमोनी में रहो, सब मिलजुल के रहो, लड़ाई दंगे मत करो, नॉट डिस्कॉर्ड। हमारे फेरोल बाबा ने क्या फेरोल क्या टेलर बाबा ने क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हारमोनी बना के रखिए, समता भाव बना के रखिए, लड़ाई दंगे मत करिए। ऑर्गेनाइजेशन में अगर होगा ना, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मेरे को इससे मतलब, मेरे को उससे नहीं चलेगी। शांति से रहो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन से ऑर्गेनाइजेशन को चलाइए, भाई सही चलेगी। अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं चलाएंगे तो लड़ाई दंगे होते रहेंगे, ईगो क्लैशेस होते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चलेगी। ठीक है, सही ये है, पर मैं क्यों बताऊं, मेरी सुनता ही कौन है? ऐसा नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आ गया? तीसरा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये इसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब ये हो रहा है तो ये भी माना जाएगा। जैसे इसने बोला लड़ाई दंगे नहीं करने, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगला है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चलो लड़ाई दंगे तुम नहीं कर रहे हो, अच्छी बात, अकेले अकेले मत चलो, अरे मैं ही कर लूंगा, छोड़ रहे लड़ना, मैं बोल ही नहीं रहा इससे, मैं खुद ही कर दूंगा। नहीं, रुक जा, इधर आ जा, ऐसा नहीं करेगा। अकेले नहीं करना है, सबको साथ में लेके करना है। ये अपने वो पीछे आ जाओ, स्पिरिट डी कॉप्स, उसी का भाई है। क्या? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, आपस में मिलकर साथ में ऑपरेट करो सब चीजों को, अलग अलग इंडिविजुअलिज्म नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एडिटिंग मेरे को भी आती है, पर मैंने फिर भी एक आदमी रख रखा है, एक एडिटिंग के लिए रख रहा है, एक डिजाइनिंग के लिए रख रहा है, एक थंबनेल के लिए रख रखा है। ये सारे काम मैं भी कर सकता हूँ, इंडिविजुअल कर सकता हूँ, पर नहीं, मैं ये करूंगा, बाकी काम कौन करेगा? सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी, जरूरत पड़ने पे सब काम आएंगे। ठीक है, तो कोऑपरेशन करके चलो, अलग अलग मत चलो, इंडिविजुअल नहीं चलो, काम बढ़िया रहेगा। ठीक है, चौथा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्करों का विकास कैसे? ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, सबसे बेहतर, एंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्ध। हमारे जो वर्कर्स हैं उनका विकास करो, कैसे करो? ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब ट्रेनिंग कराओ, जितना सिखा सकते हो उनको सिखाओ। आपके वर्करों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहां आके वो बोर हो गए, यहां आके उनका विकास नहीं हो रहा है। अगर आपका वर्कर ऐसा सोचता है कि उसका विकास नहीं हो रहा, वो छोड़ जाएगा। पैसा जरूरी होता है, पर 2-4-6 महीने के बाद पैसा उसको नहीं रोक के रखेगा, उसका विकास रोक के रखेगा। यानी अगर उसको लग रहा है ना, बोले यहां से तो पैसा आ ही रहा है, पर यहां पर होने की वजह से मुझे ऐसे 4 चीजें सीखने को मिल रही हैं जो मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा मदद करेगी, या मैं पहले से बेहतर होता जा रहा हूं, मैं नई नई चीजें टेक्निक सीखता जा रहा हूं, वो कभी नहीं भागेगा। पर अगर उसको ऐसा लग गया है क्या है, आओ बैठो करो, आओ बैठो करो, आओ बैठो करो, कुछ नहीं होगा, भाग जाएगा। देख रहे हो आप, 2-2 महीने में लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट तो करना है, नहीं करेंगे। तो हमारे टेलर बाबा ने क्या बोला? वर्कर्स की ग्रेटेस्ट एफिशिएंट, सबसे बेहतर तरीके से एफिशिएंट मतलब शानदार हो जाए, वेस्टेज ना करे, प्रोस्पेरिटी, समृद्ध हो जाए, पैसा भी मिले उनको अच्छा, और साथ साथ में वो और बेहतर हो जाए पहले के मुकाबले, क्योंकि यही वर्कर है जो कल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का काम कर सकता है। तो ये इन्होंने दिए 4 प्रिंसिपल। पर एक बात बताइए, वो दे रहा है 14, ये भाई दे रहा है 4, उसका पलड़ा तो भारी हो गया, यहाँ तो ईगो क्लैश आ गया। तो हमारे टेलर बाबा ने बोला, बोले देखो मैं प्रिंसिपल तो 4 ही दे रहा हूँ, पर मैं कुछ टेक्निक भी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? कुछ टेक्निक भी दे रहा हूँ। टेक्निक का मतलब क्या होता है? कला। टेक्निक का मतलब क्या होता है? कला।
ऐसा कर लो हो जाएगा, क्या ऐसा कर लो हो जाएगा, ऐसा भी करो मस्त रहेगा, ये भी ट्राई करो ऐसा होगा देखो। तो इन्होंने क्या करा, कुछ टेक्निक्स और दे दी, टोटल 8 टेक्निक इन्होंने दी है। क्या ये टेक्निक बहुत आसान है और आपको सिर्फ समझनी है। टेक्निक क्या है? Beside principle, Taylor also suggested techniques which are beneficial for the organization. कौन कौन सी टेक्निक है? टोटल 8 है। इन 8 में से पहली थोड़ी बड़ी है, बाकी सब तो चिंदी है। ठीक है, याद रखना ये प्रिंसिपल नहीं है, टेक्निक है। ये वो चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ फ्लो करने में मदद करती है। ये वो चीजें हैं जो बताएंगी इस काम को ऐसे कर ले यार, सही रहेगा। ऐसा होता ना, एक आदमी है बहुत मुश्किल से कर रहा है, रुक मैं बरसों से कर रहा हूँ ये काम, ऐसे कर ले, है ना। विराट कोहली की वो बैट बैट ऐसे पकड़ता है हल्का सा, ये टेक्निक है उसकी। वैसे अलग अलग टेक्निक होती है। ठीक है, तो भैया इन्होंने पहली टेक्निक दी जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर बाबा का कहना है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चलानी है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट में बांट लीजिए, सिंपल। एक होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट जो सिर्फ प्लान करेगा, दूसरा होगा ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट जो काम इस प्लानिंग के हिसाब से ऑपरेशन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा या फंक्शन करेगा। ठीक है, इसके 2-3 नाम है, ऑपरेशन, फंक्शनल, एग्जीक्यूशन। तो टेलर ने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट में बांट लो, एक प्लानिंग और एक ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेशन। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में 4 हेड रखो और हर व्यक्ति को इसके अंदर डालो। इस डिपार्टमेंट में भी 4 हेड, इस डिपार्टमेंट में भी 4 हेड। ये हो गया काम। अब ये 4 हेड कौन होंगे? इसने बोला अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करते तो पहला हेड रखो रूट क्लर्क। क्या रखो? रूट क्लर्क। नाम देखो, रूट मतलब रास्ता। तो ये डिसाइड करेगा सीक्वेंस ऑफ वर्क, काम कैसे होगा। जैसे हमने कल सारथी में एग्जांपल दिया था, मान लीजिए मैं रूट क्लर्क हूं और मैंने बोला कि यार पेज नंबर किताबों को छापने के लिए सबसे पहले लगा दो, उसके बाद अपन मटेरियल डालेंगे। काम होगा? बर्बाद हो जाएंगे। पेज नंबर पहले डाल दिए तो क्या होगा? कुछ भी नई चीज ऐड करी, पेज गड़बड़ हो गए। अब ये चौथे पेज पे आ गया, पांचवें पेज पे आ गया। तो रूट क्लर्क बताएगा पहले ये वाला काम करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है, एंड में ये वाला। जैसे गाड़ी बनाने की फैक्ट्री है तो पहले नीचे का बेस बनेगा, फिर टायर लगेंगे, फिर उसके ऊपर मशीन लगेगी, फिर इंजन लगेगा, फिर उसके ऊपर डब्बा लगेगा, फिर उसके ऊपर पेंट होगा। तो उसने एक सीक्वेंस सेट कर दिया। ये होता है रूट क्लर्क का काम। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन बनाएगा, क्या क्या चीजें समझनी है, कैसे कैसे करना है। ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो स्टैंडर्ड टाइम, यानी ये काम को करने के लिए कितना समय चाहिए और काम को करने में कितना खर्चा आएगा, ये डिसाइड। स्टैंडर्ड टाइम बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कि ये पेन बनाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में 6 पेन बनने चाहिए, ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम। अगर मशीन 2 घंटे चल रही है तो पूरे दिन में 12 यूनिट आएंगी बाहर। ये पहले से डिसाइड हो गया आपका, ये बहुत जरूरी है। आपने सोचो वर्क मैनेजर बोल रहा है 40 यूनिट बना दो 2 घंटे में, अबे स्टैंडर्ड टाइम इसको बनाने का 10 मिनट है, कैसे बन जाएंगी 2 घंटे में 40 यूनिट? नहीं बन सकते। तो ये पता करने के लिए ये आदमी होता है जो स्टैंडर्ड टाइम एंड कॉस्ट डिसाइड करता है। नेक्स्ट होता है डिसिप्लिनेरियन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन और वो सारी चीजें जो है ना वो करने का काम ये करवाता है। ये सब है प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 हेड। इन्होंने बोला कि भैया ऑपरेशन या एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट के भी 4 हेड बना दो। कौन कौन से? पहला होगा गैंग का बॉस। गैंग के बॉस का क्या काम होगा? जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो सब लेके आना। जो भी रिसोर्सेस चाहिए, ये मशीन चाहिए, ये स्क्रू चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा, वो सब लेकर आना। इन्होंने तो प्लान बना दिया। ये है एग्जीक्यूशन, काम करने वाले लोग। सबसे पहला आता है गैंग बॉस, भैया कल सुबह से काम शुरू होगा, क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, मंगा ले। सब मंगा के यहाँ रखवा, कल सुबह वर्कर आएंगे, काम करेंगे। गैंग बॉस का काम है सारे रिसोर्सेज मंगा के रखना। स्पीड बॉस, इसने टाइम डिसाइड कर दिया 10 मिनट। ठीक है, मान लो इसका ऊपर का खोखा लगाने में 6 मिनट लगते हैं, अंदर की फिलिंग करने में 4 मिनट लगते हैं। स्पीड बॉस देखेगा वो फैक्ट्री में बैठ के, 6 मिनट हो गए, ये काम हो गया क्या? हाँ हो गया, ठीक है, अगले 4 मिनट में ये काम खत्म हो जाना चाहिए, हो गया, अब दोनों को जोड़ दो, डन। तो स्पीड बॉस का क्या काम है? फैक्ट्री में बैठ के देखना कि जो स्टैंडर्ड टाइम सेट हुआ है वो प्रॉपरली यूज हो रहा है, उसके हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा। नेक्स्ट आता है रिपेयर क्लर्क या रिपेयर बॉस। इसका काम क्या होता है? अगर कोई भी मशीन बिगड़ गई तो उसको संभालेगा ही, मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस इसका काम ये रिपेयर क्लर्क करेगा। अगर कोई परेशानी होती है तो इसको पकड़ लिया जरा, चल नहीं रही पता, तो वो स्क्रू ड्राइवर लेके सही कर देगा। ये होता है रिपेयर क्लर्क। चौथा होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब तो आप सभी जानते हैं, वो वाला इंस्पेक्टर नहीं,
नमक कम है, थोड़ा और पका इसको, मुलायम है थोड़ी, सही है। ये क्या कर रहा है, मतलब चेक करना, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल करना। वो चेक करेगा कि क्वालिटी सब सही चल रही है, नहीं चल रही, स्टैंडर्ड चल रहा है, नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये हमारे टेलर बाबा की जो 8 टेक्निक है उसमें से पहली टेक्निक है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को 2 टुकड़ों में बांट दो, एक प्लान बनाएगा, दूसरा ऑपरेशन करेगा। प्लान वाले में ये 4 हेड, ऑपरेशन वाले में ये 4 हेड रखो, काम बढ़िया चलेगा। ये पहली टेक्निक है। बाकी जो 7 है ना वो आसान है, डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ये तो कैसे याद होगी, तो बहुत ईजी है। ठीक है, बाकी जो 7 टेक्निक है वो इतनी आसान है कि आप देख लो, मैंने एक में 2 डाल दी। ठीक है, चलिए इसमें पहली टेक्निक होती है स्टैंडर्डाइजेशन। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, ये देखिए। अब क्यों भाई, नहीं किताब का नहीं लूंगा, फिर कहोगे सर किताब किताब बोल रहे हो। ठीक है, बस जो एग्जांपल मेरे को समझ में आता है मैं वही बताता हूं यार। ठीक है, ये देखो, दिस इज आईफोन 12 प्रो मैक्स। ठीक है, मैं वो नेतागिरी नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं। एक बात बताओ, जैसे मैं ये फोन लेने गया या आप दुनिया में कोई सा भी फोन लेने जाते हो, तो जो फोन आप ले रहे हो, आप दुकान पे जाके उसका मॉडल चेक करते हो, या जो नंबर वाला फोन आप ले रहे हो उसका डब्बा फाड़ के चेक करते हो कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। हम क्या करते हैं, 12 प्रो मैक्स लेना है तो उसने जो डिस्प्ले पीस लगा रखा है उसको चला के देखा, उसको देखा हाँ ये सही लग रहा है, और एक नया पेटी पैक पीस उठवा लिया। क्यों भाई, क्यों करते हो आप ऐसा? क्योंकि आपको भरोसा है कि जो डमी में लगा है सेम टू सेम एंगल, साइज, क्वालिटी, कैमरा सेम टू सेम बाकी सभी डब्बों में भी होगा। ये हमारे टेलर का प्रिंसिपल है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज्ड। सब में सेम होना चाहिए ताकि क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट सब कुछ सेम आए। आप जाओ मैकडी में, मैकडी वाले वर्कर्स को ये भी नहीं पता है कि इस मेयोनीज में क्या है या इस सॉस में क्या है। उनको बस आता है ये वाला बर्गर है, 2 बार बंदूक चलानी है ये लाल वाली चटनी की, 1 बार बंदूक चलानी है इसकी, इस बार, और टमाटर इतना रखना है, प्याज, उनको सब पता है कि किस क्वांटिटी में रखना है। ना वो क्वांटिटी बढ़ाते हैं ना क्वांटिटी कम करते हैं, तभी जाके हर बार टेस्ट सेम आता है। ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। टेलर ने बोला देयर शुड बी कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वालिटी को छोड़ दो, हर एक काम में भी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। नेक्स्ट होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा माथापच्ची कर रहे हैं, पर ऐसा होता है तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलती है। अगला है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मैं वापस से एग्जांपल देता हूं। इसके आपने कितने मॉडल देखे आईफोन 12 के? 12, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, खत्म। आईफोन के अब तक कितने मॉडल आ चुके हैं? 10, 15, 20, 25। पुराने हटते जाते नए आते भी, जो मार्केट में करंट होंगे वो शायद 10 होंगे। क्यों करता है आईफोन ऐसा? 2 एग्जांपल लेते हैं। एक मान लो एक जूस वाला है जिसके पास 10 जूस है या 4 जूस है। एक जूस वाला है जिसके पास 400 जूस है। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा चलेगा? आप बोलोगे सर ये ज्यादा चलेगा, 400 वाला वैरायटी है। मैं बोलता हूं प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। टेस्ट किसका अच्छा होगा? इसका होगा। कस्टमर रिपीट किसके पास ज्यादा आएंगे? इसके पास आएंगे। मैकडी पागल नहीं है कि वो सिर्फ बर्गर बनाता है, वो चाउमीन, पास्ता सब बना सकता है, पर मैकडी वाले सिर्फ बर्गर बनाते हैं। ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कहता है अननेसेसरी डाइवर्सिटी को फेंक दो कचरे में। मतलब बढ़ाने के चक्कर में आप नुकसान कर जाओगे। जो 400 जूस बनाने वाला होगा ना उसको पता भी नहीं होगा उसके कौन से जूस में क्या डालता है, बस वो अंदाजे से ही डालता है सब चीजें। इससे ना तो उसकी सेम क्वालिटी आती है ना सेम क्वांटिटी आती है, और उसको बहुत सारा रॉ मटेरियल रखना पड़ता है। जबकि 4 जूस बनाने वाले को 1-1 इंच पता है कि क्या किसमें कितना डालना है, और उसको बस इतना सा ही सामान रखना है। तो टेलर ने बोला अननेसेसरी डाइवर्सिटी को हटा दीजिए, आप सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट रखिए जो चल रहे हैं। उससे आपको रॉ मटेरियल कम रखना पड़ेगा, आप क्वालिटी कंट्रोल इजीली कर पाओगे और प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा पाओगे। इसलिए हमारे जो एप्पल वाले होते हैं ना, हमारे क्या जो एप्पल वाले हैं ना, वो पुराने मॉडल को डिसकंटिन्यू करते जाते हैं। बोले उनका सामान रख, उनकी बैटरी, उनकी स्क्रीन रखनी नहीं है हमें, फेंक दो सालों को। उनको रखेंगे, नया बनाएंगे, कैसे, कितना, कैसे मैनेज करेंगे ये सब चीजें? ठीक है, तो टेलर ने क्या बोला, सिंप्लीफाई कर दो, कम सामान रखो, कम कम प्रोडक्ट रखो, पर क्वालिटी के रखो, काम बढ़िया होगा। अननेसेसरी डाइवर्सिटी घटा दो, इसको बर्बाद कर दो, कुछ नहीं आता इसको, यही चलेगा जो चल रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। तीसरी, फटीग स्टडी, रेस्ट इंटरवल। फटीग स्टडी का मतलब होता है रेस्ट इंटरवल। फेयोल ने बोला
कि भाई बंदा आपका काम कर रहा है, अच्छी बात है, और एक चीज बहुत जरूरी है जो बहुत साइंटिफिकली डिसाइड होनी चाहिए, वो है उसका रेस्ट इंटरवल। आराम कब दे रहे हो उसको? ये स्टडी फाइंड आउट की जाती है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार, ड्यूरेशन कितनी देर का, एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने रेस्ट इंटरवल मिलेंगे एक जॉब करते समय, एक नौकरी करते समय आपको कितनी देर का, कितनी बार और कितने रेस्ट इंटरवल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हो, कितने लंच ब्रेक होते हैं आपके? एक लंच ब्रेक होता है। 3-4 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, एक लंच ब्रेक, 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ते हो, छुट्टी। और लंच ब्रेक कितनी देर का होता है? 20-25 मिनट का। सारे स्कूलों में स्टैंडर्ड है। क्यों है? यहां पर भी साइंटिफिक स्टडी है कि जब आप पढ़ते हो ना, बैठे बैठे सुन रहे हो, तो 2-3 घंटे में बोर होने लग जाते हैं। लंच ब्रेक हुआ, आपने लंच में कुछ इसी प्रकार से होता है, आपने खाना खाया, 10 मिनट बाहर घूमे, लंच खत्म। सबके साथ ही ऐसा होता है। ये साइंस है, ऐसा नहीं है किसी ने भी किसी के ऐसे रख दिया। ये लॉजिक है, ये साइंस है। उन्होंने बोला बच्चा खाना खाएगा, थोड़ी देर बाहर घूमेगा, थोड़ा फ्रेश होगा, वापस ले आओ। अगर ज्यादा देर बाहर घुमाते रह गए उसको, तो वो वापस आके काम नहीं कर पाएगा। और कम देर दिया तो वो खाना खाते बोलेगा अबे अभी तो खाना खत्म भी नहीं हुआ है, वापस वजह से पढ़ने लग जाओ। तो टेलर ने बोला कि आप ऐसे ही रेस्ट इंटरवल मत दीजिए, रेस्ट इंटरवल बहुत सोच समझ के देने पड़ेंगे आपको। कितनी देर का देना है, कितने देर, ये सब डिसाइड होगा। जैसे आपके यहाँ कोई वर्कर काम करने आए हो, तो वो आते हैं सुबह 9 बजे, 12-1 बजे रेस्ट लेते हैं, 2 घंटे का रेस्ट लेते हैं, 2 घंटे आराम से पेल के सोते हैं, 1, 1:30-2 बजे उठते हैं, फिर 2 घंटे काम करते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर 1-1.5 घंटे काम करते हैं, घर चले जाते हैं। कितने रेस्ट इंटरवल हुए? 2 रेस्ट इंटरवल हुए। कितनी कितनी देर में हुए? 3-3 घंटे, 2-2 घंटे में हुए। कितनी देर के हुए? पहला रेस्ट इंटरवल 2 घंटे का, दूसरा रेस्ट इंटरवल 20 मिनट का। ये साइंस है कि बोले आपका आदमी जब थकता है ना, तब उसको रेस्ट इंटरवल दो, तब मत दो जब आप 4 बजे वहां ठीक है कर जा, तब मत दो, जब वो थक गया है तब दो। मैनुअल वर्क है तो थोड़ा लंबा रेस्ट इंटरवल देना पड़ेगा 1 घंटे का, ताकि एनर्जी रिकवर करे। फिजिकल सॉरी और कैसा दिमाग का वर्क है तो कम समय का दो पर ज्यादा दो, 1-1 घंटे में दे दो, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, 10-10 मिनट का। समझ में आ गए? तो फेयोल ने बोला कितने रेस्ट इंटरवल होंगे, ये लॉजिक से काम करना है आपको, ना कि हवा में बस उड़ते उड़ते। नेक्स्ट, मेथड स्टडी, बहुत आसान। फेयोल ने बोला किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तरीका 1, तरीका 2, तरीका 3, तरीका 4। फेयोल क्या? टेलर ने। तो टेलर बाबा ने बोला कि काम को करने का इन चारों में से कौन सा तरीका सही है, ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालाइज करके करो। खर्चा कितना लग रहा है हर तरीके में, फायदा कितना हो रहा है हर तरीके में, प्रॉफिट कितना बन रहा है हर तरीके में। हर एक तरीके में ये सारी चीजों को अप्लाई करके देखो, फिर उनमें से कोई एक तरीका तुम्हें समझ में आएगा जो तुम्हें यूज करना है। द मेथड ऑफ डूइंग एवरी टास्क मस्ट बी साइंटिफिकली डिसाइडेड। मालिक ने कह दिया ऐसा कर लो, नहीं करना है, जिससे समय कम लगेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, वो करो, मालिक तो कल वापस खुश हो जाएगा। और जरूरी नहीं है आपको एक ही तरीका मिले, हो सकता है आधा सेकंड वाला करना है, आधा थर्ड वाला करना है, इनको निकाल के एक नया तरीका बनाए, कोई दिक्कत नहीं। टेलर ने क्या बोला? अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड कैन बी यूज्ड। कॉम्बिनेशन यूज हो सकते हैं, बस कॉस्ट प्रॉफिट देखकर सारी चीजों को देखो और उसके बाद कोई एक तरीका इस्तेमाल करो। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है टाइम स्टडी। जैसा अभी अपन ने एग्जांपल दिया था कि इस पेन को बनाने में 10 मिनट लगता है, कितनी देर? 10 मिनट। फेयोल ने बोला, फेयोल क्या? टेलर ने बोला, अरे भैया फेयोल जा, हाँ, टेलर ने बोला इस स्टडी को करो ताकि आपको पता चले किसी भी काम को करने के लिए कितना समय लगता है, ये देखो, उसके हिसाब से टारगेट बनाओ। भाई इस पेन को बनाने में अगर 10 मिनट लगते हैं पूरी शिद्दत से, तो 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 6 पेन बन सकते हैं। आदमी अगर 5-7 मिनट रेस्ट कर रहा है तो 5 पेन बन सकते हैं। आपने पहले टाइम देखा, उसके हिसाब से टारगेट सेट कर दिया, जो बंदा 5 पेन बनाएगा वो बढ़िया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे 50 पेन का ऑर्डर आया है, 50 पेन मुझे आज डिलीवर करना है 1 घंटे के अंदर। कितने? 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में 5 पेन बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडर्ड टाइम। 10 मिनट का पेन, 2 मिनट का रेस्ट, ठीक है। तो अब मैंने क्या, अगर 1 घंटे में 50 पेन बनाने हैं तो मुझे कितने आदमी लगेंगे? 10 मैन लगेंगे, मैन वुमेन जो भी है, तब जाके मेरे 50 पेन रेडी होंगे। एक आदमी 1 घंटे में 5 पेन बना सकता है, तो 10 आदमी लगेंगे तभी 50 पेन रेडी होंगे। तो ये स्टडी यही काम करती है। एक स्टैंडर्ड टाइम पता करो कि एक कार्य को करने में कितना समय लगता है, उसके हिसाब से वर्करों को टारगेट दो, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कितने लोग चाहिए। फालतू में लोग नहीं रखने, ज्यादा को हटा दो, कम है तो और ले आओ, ठीक है। और उसी के हिसाब से वर्करों को एफिशिएंट या इनएफिशिएंट की कैटेगरी में बांटो। एफिशिएंट मतलब जो 5 पेन बना रहा है,
या उससे ज्यादा बना रहा है। इनएफिशिएंट मतलब जो 5 पेन नहीं बना रहा। इनएफिशिएंट को कम तनख्वाह दे देना, एफिशिएंट वाले को तारीफ कर दे दो, काम बढ़िया हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा नहीं 10 लोग हो 1 घंटे में 200 पेन बनाओ जाओ। वो बोले सर हम गर्दन काट दे तो भी 50 से ज्यादा नहीं बन सकते, 60 मान लो ज्यादा से 200 कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो टेलर ने बोला टाइम स्टडी करो तब काम करना। अगला मोशन स्टडी, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने कल सारथी में भी यही लिया था। देखो ये मान लो आपके वर्कर हैं, ठीक है, और ये उनसे 10 मिनट की दूरी पे पानी का कैंपर है, यहां से वो पानी पीएंगे। सोच के देखो, सोच के देखो, ये बंदा यहां से गया पानी पीने 10 मिनट, वापस आया 10 मिनट, पानी पीने में लगे 2 मिनट। यानी एक बंदा अगर पानी पीता है, कितने मान लो 3 लोग हैं हमारे पास, तो कितने मिनट खराब हो गए? 10 10 20 2 22 40। 40 कैसे? मन भी तो बनाएगा, अरे पानी पीना है बहुत दूर है यार, तो चल रहा है क्या, तो थोड़ी अभी कम प्यास लगी, थोड़ी और लगेगी, मन भी तो बनाएगा जाने का। फिर आके वापस पानी पिया है, बढ़िया है, चलो अब काम करने बैठेंगे, थोड़ा मन बनाएगा। तो हम मानते हैं कि 40 मिनट अगर एक व्यक्ति को लगता है पानी की बोतल भर के आके मन बनाने के बाद जाना, पानी की बोतल भरना, भर के वापस आना, आके काम शुरू करना, इस पूरे प्रोसेस में 30 से 40 मिनट लगते हैं। तो क्या है, 3 आदमी है, एक आदमी को 40 मिनट, 3 आदमी को कितने हुए? 3 इंटू 40 120, ठीक है। और मान लेते हैं ये 2 बारी पानी पी रहे हैं, 240 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो टोटल 4 घंटे का समय ये तीनों ने मिला के बर्बाद कर दिया, बस एक पानी पीने की 10 मिनट की दूरी में। तो टेलर ने क्या बोला, डिटरमाइन करो कि वर्कर पूरे दिन में क्या मूवमेंट कर रहा है, कहां जा रहा है, कैसे आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे आ रहा है। उसके बाद डिफरेंशिएट करो इन मूवमेंट को प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में। भाई ये तो फालतू का है, ये मेरा तो टाइम खराब हो रहा है ना 4 घंटे, तो ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। प्रोडक्टिव मतलब काम के लिए उठ के जा रहा है। उनमें से अनप्रोडक्टिव को काट दो, हटाओ, हटाया, ये लो पानी 1 मिनट की दूरी पे, 1 मिनट में बिल्कुल ही पास, यूं हाथ बढ़ाया पानी आ गया। अनप्रोडक्टिव को हटा दो और सच इक्विपमेंट एंड टूल्स लगाओ जिससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट आए ही नहीं। पानी की बोतल ही रख दी सीधे, ले बैठा, खत्म हुआ, एक आदमी आके ले बैठा, पास में फ्रिज रख दिया, क्या हुआ इससे? सेम 3 वर्कर है, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई, फिर भी जो 4 घंटे खराब होते थे वो खराब ही नहीं हुए। बिना कुछ करे बस पानी का कैंपर यहां लाके रखने से 4 घंटे का काम बढ़ गया। इसको कहते हैं मोशन स्टडी। दिमाग लगाओ अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटाने में और हटा दो, समझ गए? चलिए 7th, डिफरेंशिएटेड पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशिएटेड पीस वेज सिस्टम, तो 3 बातें, डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, पीस वेज पर यूनिट के हिसाब से तनख्वाह, ऐसा सिस्टम डेवलप करो। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे पता है कि 100 यूनिट एक दिन में बनती है स्टैंडर्ड पर वर्कर, इतनी बना लेता है वर्कर। मैंने 2 कैटेगरी बांट, 100 माइनस 100 प्लस। जो 100 से नीचे बनाएगा उसकी तनख्वाह 300 रुपए, जो 100 से ऊपर बनाएगा उसको 5 रुपए पर पीस मिलेगा। क्या होगा? सोचो आपने अगर 99 यूनिट बनाई तो आपको तनख्वाह मिली 300, और अगर 100 बना दी तो आपकी तनख्वाह हो गई 500। 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा के आप तनख्वाह अप्रोक्सीमेटली डबल कर रहे हो। क्या हो गया? हर एक बंदे को लालच आएगा, चल भैया जरा थोड़ा ज्यादा काम कर ले। ये बोला टेलर ने, पेइंग डिफरेंट वेज रेट टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। ये इनएफिशिएंट हो गया जो कम कर रहा है, इसको अलग तनख्वाह दो, जो एफिशिएंट है उसको अलग तनख्वाह दो। एक्स्ट्रा और बोनस उनके लिए रखो जो एफिशिएंट है, जिससे वो सेम काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। भाई मैंने ज्यादा काम किया, मुझे डबल तनख्वाह मिल गई, कल भी ज्यादा करूंगा और ज्यादा तनख्वाह लूंगा। और जो इनएफिशिएंट है उनको मत दो, वो घर जाके सोचेंगे यार 2 यूनिट ज्यादा बना लेता ना, दुगनी तनख्वाह लेके कराना, कल बनाऊंगा, देख कल लेके आऊंगा, देख 3 तेज कल दुगनी तनख्वाह लेके आऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इनएफिशिएंट वर्कर जो होगा ना वो रोज सोचेगा कि मैं यहां पर आ जाऊं। और जब आपकी पेमेंट नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगी, जितना बनाओगे उतना लोगे, तो हर बंदा ज्यादा बनाने की सोचेगा ताकि उसको ज्यादा पैसा मिले। अब ज्यादा का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दो, उसके लिए तो वहां बैठा हुआ है कौन, इंस्पेक्टर,
नमक कम है, ठीक है ना। चलो आखिरी अंतिम, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब बहुत सिंपल, बहुत आसान। देखो क्या है, आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आपका वर्कर काम नहीं करना चाहता, वो मैनेजमेंट से नाराज है, तो आप कुछ भी कर लो, नहीं करेगा वो काम। मैनेजमेंट वर्कर को तुच्छ मानता है, तो आप कुछ भी कर लो, उससे वो काम नहीं करवा पाए। तो टेलर ने आखिरी बोला कि भाई मेंटल रिवॉल्यूशन करना चाहिए, यानी कि चेंजिंग द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजर टुवर्ड ईच अदर। वर्कर और मैनेजर दोनों आपस में मिलजुल के रहें और दोनों का गोल सेम हो, तब ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चलेगी। दोनों अगर लड़ते मरते रहेंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अच्छी नहीं चलेगी। कॉपरेशन बढ़ाइए वर्कर्स और मैनेजर के बीच, मैनेजमेंट के बीच में, दोनों के बीच में पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीज कीजिए, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, टेलर ने बहुत जोर दिया इस बात पे कि मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर और पॉजिटिव थिंकिंग और कॉपरेशन, इसको बूस्ट करते रहो। जब तक ये बूस्ट होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। दोनों अगर लड़ने लग गए, दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अच्छी नहीं चलेगी। समझ में आ गया बालको? ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया। जाने से पहले अगर अब तक आप सारथी बैच में नहीं आए हो, तो बालक क्या कर रहे हो, पूरा कॉमर्स वहां शिफ्ट हो रहा है। ये हमारे एप्लीकेशन दी गौरव जैन का पहला बैच है। ये कॉमर्स वालों का, कॉमर्स वालों के द्वारा और कॉमर्स वालों के साथ बनाया हुआ ऐप है, जहां पर हमारा पहला बैच सारथी है, जिसके अंदर हम मात्र 3,100 रुपए में आपको अकाउंट्स, इको, बिजनेस तीनों सब्जेक्ट पूरे साल लाइव पढ़ा रहे हैं। आप अगर थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो तो आपको पुरानी रिकॉर्डिंग मिलेगी और लाइव क्लास मिलेगी। डाउट आने पे आपके पास महारथी होंगे जो आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। और इतना ही नहीं, आपको प्रैक्टिस शीट, क्वेश्चंस, आपके टेस्ट, XYZ जो कुछ भी आप सोच सकते हो सब कुछ हो रहा है। हजारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। आपसे भी गुजारिश है, ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको 3 काम करने हैं, बहुत सिंपल। दी गौरव जैन सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ बैनर दिखेगा सारथी का, इस पे क्लिक कीजिए, बाय नाउ करिए एंड यू आर एनरोल्ड इन बैच। यहाँ आपको दिखेगा क्या क्या हम देते हैं। कोर्स है, लाइव क्लासेस है, प्रैक्टिस शीट है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, डाउट सॉल्विंग सेशन है, मेंटर सपोर्ट है, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद आप चाहें तो दी गौरव जैन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसके अंदर आपकी क्लासेस लाइव चल रही होंगी। ठीक है जी, तो आप सभी का यहाँ हम इंतजार करेंगे और जिन्होंने बुक नहीं ली जाके ले लेना। आपसे मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।